दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में आपने देखा कि उस गुलदार ने 2 किल कर दिए थे। उसके बाद हम भी इस एरिया पे पहुंच चुके थे। दोस्तों, अब इससे आगे अगले दिन हमने उस क्षेत्र में जो पिंजरे लगाए हुए थे उन सारे पिंजरों को ठीक किया। हमने देखा कि उन पिंजरों को अच्छी तरह उन पे छुपाव नहीं था, उन पे झाड़ी काट कर छुपाव किया गया और जहाँ कुत्ता या बकरी जो डालते हैं, जो चारे के लिए होता है, उस पे हमने पत्थरों की दीवार चिन दी ताकि कोई भी गुलदार आए तो वो पीछे से अटैक न कर पाए। उसके बाद दोस्तों, हम उस गांव में घूम रहे थे तो हमें एक वृद्ध व्यक्ति मिले, तो हम उनके साथ चाय पीने के लिए बैठ गए। तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब पहले समय पे उनके द्वारा जब कोई भी गाय या कोई भी भैंस, कोई भी चीज़ गुलदार द्वारा मारी जाती थी तो उसको वो लोग मार देते थे। वो अपने बारे में बता रहे थे कि उन्होंने कम से कम 19 गुलदारों को मारा था। यानी इससे पहले इस क्षेत्र पे बहुत अवैध शिकार होता था और यहाँ तक कि गुलदार जो थे वो गुलदारों को भी यहाँ पे मार दिया जाता था। उसके बाद दोस्तों, हम उस गांव से थोड़ा और दूर पे पहुंचे तो एक पंडित जी के घर पे जब हम रुके तो हमें पता चला कि पंडित जी के घर पे कल रात गुलदार आया था। तो हम उस एरिया को देखने के लिए वहां पे पहुंचे तो पंडित जी ने हमको बताया कि वो अपनी छत पे थे रात को और जो गुलदार था वो उनके खेत पे था। तो पंडित जी के पास अपनी जो गन थी 12 बोर, तो पंडित जी ने 12 बोर द्वारा उस गुलदार पे फायर किया था। परंतु जब हमने देखा कि वो गुलदार जहाँ पे बैठा था वो और जहाँ से पंडित जी ने फायर किया था वो दूरी बहुत ज़्यादा थी, यानी 12 बोर की रेंज से वो ज़्यादा थी। इसलिए हम समझ गए कि गुलदार को गोली यहाँ पे नहीं लगी होगी। और दोस्तों, उसके बाद हम लोग उस एरिया को लगातार सर्च करते रहे और हमें केवल रेड फॉक्स और सियार ये वाले चीज़ें वहाँ दिखी, परंतु हमें कहीं भी गुलदार का कोई भी निशान, कोई भी आँख कभी नहीं चमकी। दोस्तों, जगुड़ी गांव के बगल पे एक बनकोट गांव था और ये 29 जून की बात है। 29 जून के रात लगभग 8 बजे उनके द्वारा हमें कॉल किया गया कि हमारे गांव में गुलदार दिख रहा है और वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी उनके द्वारा मैसेज किया गया। तो वहाँ से भी हमको कॉल आया कि आप तुरंत वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे गुलदार दिख रहा है। जब मैं पार और वन रक्षक रावत और चाचा श्याम सिंह, हम सब लोग बनकोट की ओर पहुँचे और हमारे साथ उस समय जगुड़ी के प्रधान जी जो थे वो भी हमारे साथ चल दिए। तो 1 किलोमीटर चलने के बाद हम उस गांव में पहुँचे। तो उस गांव में जब हमने पूछा तो कह रहे थे कि इसके गांव के पीछे हमको अभी गुलदार दिखा है। और जब हम वहाँ पे देखा हमने तो बहुत सारे लोग वो हल्ला कर रहे थे और सारे लोग 25 शराब का सेवन किए हुए थे। इसलिए हमने नीचे जाना ठीक नहीं समझा। हमने केवल उनको पूछा कि किस ओर आप लोगों ने गुलदार देखा, तो उन्होंने जिस ओर बताया हम उस ओर को चल दिए। दोस्तों, हम सर्च लाइट से चारों ओर सर्च मार रहे थे कि कहीं हमें गुलदार की आंखें चमक जाए। दोस्तों, वहाँ पे जो मकान बनाने के लिए, जो गिट्टी निकालने के लिए कोई जगह होती है जहाँ पे सफ़ेद गिट्टी निकलती है और गिट्टी से लोग लेंटर, मकानों के लेंटर बनाने के लिए उस गिट्टी का उपयोग करते हैं। तो वो एक लगभग 30 फीट गहरा खड्ड था और लगभग 15 या 16 जो था चौड़ा गड्ढा बना हुआ था। तो हम उस गड्ढे के किनारे से गए और उसके किनारे से हमको बहुत सारी एरिया जो सामने दिख रहा था, हमने उस पर सर्चिंग की। और उस समय हमारे साथ, क्योंकि जो पवार और बंदरों का पवार और रावत को हमने उस गांव में उन लोगों से बातचीत करने के लिए भेज दिया था कि वो बताए कि कहाँ पे उन्होंने गुलदार देखा, और हम लोग सर्चिंग करने लगे। सर्चिंग करने के बाद जैसे हम वापस लौट रहे थे, यानी पलट के वापस लौटे, तो जो प्रधान जी थे वो प्रधान जी भूल गए कि हम इस गड्ढे के ठीक खार पे खड़े हैं। और जब वो पलटे तो उन्होंने सीधा पाँव जो है जहाँ गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर से पाँव रख दिया, यानी उसके नीचे ज़मीन नहीं थी और वो सीधे पाँव रखे। तो वो सीधे एक झटके के साथ उस 30 फुट गहरे
नीचे गड्ढे में गिर गए। और जब हम पीछे मुड़े तो हमने देखा, अरे यहाँ प्रधान जी नहीं, कहाँ गए। तब थोड़ा देर बाद उनकी गिरने की आवाज़ हुई, तो तब देखा हमने, लाइट मारी तो वो नीचे 30 फीट गहरे खड्ड में गिर गए हैं नीचे, और वो वहाँ पे उल्टी करने लग गए। तो उस गड्ढे के दूसरी ओर से हम घूम के वहाँ पहुँचे। बड़ी मुश्किल से हमने प्रधान जी को उठाया और उन्हें ढाढ़स बंधवाया। तो कह रहे थे कि उनकी चेस्ट और उनकी पीठ पे बहुत दर्द हो रहा है, और दोस्तों उसके द्वारा खून की उल्टी भी की गई और हम लोग बहुत घबरा गए। हमने सोचा यार अब ये आदमी मरता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उतनी दूर से गिरा तो इसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। तो दोनों आदमी हम अब गुलदार को के खोजने के जगह में उनको पकड़ के और उनको ढाढ़स बंधाते हुए हम लोग ले आए। और उसके बाद रावत जो वन रक्षक था वो भी हमें मिल गया, और पवार बड़ी मुश्किल से हमको जगुड़ी लाए, और जगुड़ी में उनके घर हमने उनको पहुंचा दिया। और हमने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अच्छा हुआ ये आदमी हमारे साथ उस स्पॉट पे मरा नहीं। और दोस्तों कल सुबह जब लोग हॉस्पिटल उत्तरकाशी गए तो पता चला कि प्रधान जी की आगे की 3 पसली और पीछे के कंधे की हड्डी टूट गई थी। तो ये भी एक घटनाक्रम था दोस्तों। और कि जो बनकोट गांव था, बनकोट गांव वालों ने केवल गुलदार के लिए एक नाटक किया था। उनके गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर बहुत दिन पहले से जला हुआ था, और उस ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए उन्होंने गुलदार का सहारा लिया था। इसलिए उन्होंने फ़ोन हमें भी किया और सारे उच्च अधिकारियों को, जिला अधिकारी को उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ पे गुलदार दिख रहा है और हमारे पास बिजली नहीं है। और ये दुनिया भर का नाटक उन्होंने जो बनाया, और वो नाटक उनका सफल भी रहा, क्योंकि उनके यहाँ दूसरे दिन ही बिजली का ट्रांसफार्मर लग गया। परंतु उनके इस नाटक में जगुड़ी के प्रधान जी की 3 पसली टूट गई। उसके बाद 30 तारीख को जून की बात है, 30 तारीख जून को हमें सूचना मिली कि वहाँ से 4 किलोमीटर दूर बीजाबागी जो था, जो सेमुख हेम के जस्ट पीछे था, वहाँ पे गुलदार देखा गया है। तो दोस्तों हमें कॉल आया कि वहाँ पे गुलदार दिखा है, तो हम लोग वहाँ के लिए मूव कर गए। लगभग दिन में 2 बजे खाना खाने के बाद हम लोग उस बीजाबागी के लिए चले। तो वो लगभग 4 किलोमीटर सीधी खड़ी चढ़ाई पे था, और उसके बाद थोड़ा 1 किलोमीटर उसमें सीधा रास्ता था। तो दोस्तों हम लोग फटाफट उस चढ़ाई पे चढ़ रहे थे। उस चढ़ाई पे चढ़ने के बाद हमने वहाँ पे एक जो पुराने ज़माने का जो रास्ता था, वो 6 फुटी रोड वो मिली। तो मैंने रावत जो वन रक्षक थे उनसे पूछा ये सड़क कहाँ की है, और उस पर एक जो बंगला था, बहुत ज़बरदस्त बंगला बना हुआ था, परंतु उस समय वो खंडर में तब्दील हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि पुराने ज़माने में ये उत्तरकाशी से टेहरी को लिंक करता हुआ मार्ग है, जो उस समय वन अधिकारी लोग, बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे, अंग्रेज़ लोग थे जो शिकार खेलने उस समय उस एरिया पे आते थे, उनके लिए ये रास्ता बनाया गया था। और इस रास्ते पे जो बंगला था, उस बंगले में जो खंडर थे, उन खंडरों में घोड़ों के रहने का 2 कमरे जो अधिकारियों के रहने के, और जो चौकीदार के कमरे थे, उसका किचन था। बहुत ज़बरदस्त बंगला था, परंतु इस समय वो अब लगभग खंडर में तब्दील हो चुका था। तो दोस्तों उसी रास्ते से हम लोग फटाफट आगे बढ़े, और काले काले बादल जो थे वो घिरने लग गए थे। और लगभग जब हम आधा रास्ता पहुंच गए थे तो मोटी बारिश शुरू हो गई, और बारिश शुरू होने पे हमारे पास वहाँ पे बचाव के लिए कोई साधन था नहीं। जो पेड़ थे वो चीड़ के और उसके पेड़ थे, इसलिए उन पे बरसात से बचा नहीं जा सकता है। इसलिए हम लोग फटाफट जल्दी चलने लगे भीगते हुए। तो रावत ने बताया कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर जो है एक मुकुंदी लाल की छानी है, यानी मुकुंदी लाल का जो बरसात के मौसम पे या गर्मियों के मौसम पे वहाँ पे उसके गाय भैंस रहते हैं, और वो छानी है, चलो उस छानी पे चलते हैं फटाफट। तो रावत बहुत तेज़ी से चल रहे थे, हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। हमने रावत को कहा आप फटाफट चलो, और हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों वो जो रावत है वो फटाफट हो, क्योंकि जवान आदमी थे, वो फटाफट चले। और उस समय मुकुंदी लाल की छानी पे उसकी बहू, उसकी घरवाली और उसका नाती था। और बारिश के कारण, क्योंकि हम लोग छाता ले नहीं गए थे, इसलिए वो बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँचा और सीधे उनके कमरे में घुस गया।
यानी जो एक ही दरवाज़ा होता है उसी में गाय भैंस होते हैं और उसी में बीच में चूल्हा होता है और इस वो लोग का रहने के लिए ज़मीनी पे बनाया हुआ रहता है। तो वो जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे वो जब पहुँचा तो उसके अंदर मुकुंदी लाल का जो कुत्ता था बड़ा वाला, यानी भोटिया कुत्ता बहुत बड़ा, तो उसने देखा कि ये आदमी सीधे हमारे छानी के अंदर घुसा तो वो वन रक्षक रावत पे झपट गया और उसके पेट पे यहाँ पे उसने जो है दांत मार दिया, यानी पकड़ लिया। और तब उसके मिसेज ने उसको छुड़ाया तो देखा कि उस रावत के जो पेट का जो ये था कपड़े पे कुत्ते के दांतों के सारे निशान बन गए थे। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तब तक हमने देखा कि जो वन रक्षक रावत थे वो बहुत कांप रहे थे, यानी घबरा रहे थे। तो मैंने उसके कमीज़ को ऊपर करके देखा कि वास्तव में उस कुत्ते के जो दांत थे वो बहुत गहरे हुए अंदर चुभे हुए थे। परंतु मैंने उसको बताया कि कोई बात नहीं, पेट पे ये दांत नहीं गए हैं। तो फिर हमने सोचा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कल तो प्रधान जी गिर गए, आज रावत को कुत्ते ने काट दिया। और दोस्तों थोड़ा देर में बारिश बंद हुई तो हम लोग बीजाबागी के लिए चल दिए। जब बीजाबागी हम लोग पहुँचे तो वो छोटा सा गांव था 7-8 मवासों का, और वहाँ पे तो उन लोगों ने, मैंने बताया यार इसको कुत्ते ने काट दिया रावत को, तो उन्होंने वहाँ पे लाल मिर्च पीस कर उसमें उनके घावों पे लाल मिर्च डाल दी। बोला इससे जो हमारी पहाड़ी दवा है, इससे जो कुत्ते के दांतों का जो जहर है वो जहर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा रावत को अब थोड़ा सा ढाढ़स बन गया, उसका शांति हो गई। और उसके बाद दोस्तों रात को हमने बीजाबागी पे सर्च की चारों ओर, परंतु वहाँ भी हमें केवल जंगली जानवरों से अलावा बाकी और कुछ नहीं दिखा। और दूसरे दिन हम वहाँ पे लौट गए। इस बीच जो संजय कुंवर जी थे, जो संजय कुंवर जी उस समय धरासू से पेट्रोलिंग कर रहे थे, अब वे भी हमारे ठीक सामने जोगत जो इंटर कॉलेज था वहाँ पे वो भी निवास करने आ गए और वहीं से वो भी अब सर्चिंग करने लग गए थे। यानी हम थोड़ा पैदल 1 किलोमीटर पैदल ऊपर थे और वो रोड पर इंटर कॉलेज हमसे 5 किलोमीटर दूर था, वो 5 किलोमीटर दूर पे वहाँ से सर्चिंग कर रहे थे। दोस्तों 1 तारीख की बात है कि हम साहब रात को जब लगभग 9-10 बजे सर्च कर रहे थे, उसके बाद जब हम वापस अपने कैंप लौटे तो कैंप लौटने पे हमें एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। तो हमने बोला यार ये तो फायर किसने किया। तब किसी ने हमको बताया था कि संजय कुंवर जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और वो उनका डेरा इंटर कॉलेज में है। और उसके बाद फिर दूसरी फायर हुआ। तो मैंने सोचा आज कुंवर ने कम से कम गुलदार को शूट तो कर दिया है, और हम भी आश्वस्त थे, चलो कोई भी मारे कम से कम गुलदार मर जाना चाहिए। और उसके बाद हमने उनको कॉल किया तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं और वो सीधे आगे चल गए। रात लगभग 2 बजे जो नाला था, जिस नाले पे, वो नाला बिल्कुल जो जगुड़ी गांव के नीचे था, वहाँ पे पुल था, उस नाले के पुल के बगल पे 2-3 मकानें थी, उनके नीचे 2-3 खेत थे नीचे, उस खेत पे उनको गुलदार दिखा था और उन्होंने उस पर फायर किया। फर्स्ट फायर किया, नहीं लगी, फिर उन्होंने दूसरा फायर किया और वो गोली भी उनकी मिस हो गई थी। और उसके बाद वो सर्चिंग के लिए आगे बढ़ गए थे। जब रात को 2 बजे फिर लौटे तो उनको वो गुलदार फिर नाले के दूसरी ओर दिखाई दिया। फिर रात को 2 बजे भी संजय कुंवर ने उस पर फायर किया, परंतु वो गोली भी गुलदार को नहीं लगी। यानी संजय कुंवर ने उस गुलदार पे 3 फायर कर दिए थे और वो गोली उनकी उस पर लगी ही नहीं। और दोस्तों 2 तारीख सुबह संजय कुंवर वहाँ से मुरादाबाद के लिए, दोस्तों 2 तारीख को जब संजय कुंवर जी वापस चले गए तो हम भी दिन में खाना खा के, हमारा विचार था कि आज हम इस नीचे वाले पोर्शन या इस जो उसके बगल वाले गांव के पोर्शन पे ही सर्च करेंगे, क्योंकि हम जब सुबह हमेशा इस गांव के चारों ओर और गांव को भी लिंक करने वाले मार्गों को देख रहे थे, तो हमें कहीं भी किसी भी गुलदार के चलने के निशान नहीं मिल रहे थे। यानी वो गुलदार उस दिन के बाद ऊपर जो जगूरी गांव था उस पे नहीं आया था, बल्कि वो वहाँ से 1-2 किलोमीटर जहाँ कुंवर को गुलदार दिखा था, वो अब उस रोड के नीचे वाले पोर्शन को सर्च कर रहा था। यानी वो गुलदार अब नीचे को चल दिया था। उसी के नीचे लगभग 3 किलोमीटर नीचे एक सर्फ गांव था और वहाँ दिन में शायद बकरी वाले थे, तो बकरियों पे
गुलदार ने हमला कर दिया। और गुलदार के हमला होने से वो बकरियों को मार तो नहीं पाया, परंतु गुलदार दिखा है वहाँ। और हम दिन में खाना खाने के बाद लेटे हुए थे, तो तभी वो ध्यान सिंह जो स्थानीय शिकारी था, उसके फ़ोन पे फ़ोन आया होगा, तो वो पंवार से बातें करने लगा कि वहाँ नीचे जो है गुलदार दिखा है और चलो वहाँ चलते हैं। और पंवार और जो ध्यान सिंह था वो दोनों चुपचाप उठे और वो चल दिए। हाँ, उन्होंने सोचा ये लोग सो रखे हैं इसलिए इनको पता नहीं है, परंतु मैं समझ गया था शायद इनको कहीं गुलदार की सूचना मिल गई है, इसलिए ये लोग चल दिए हैं। फिर हम शाम को 4 बजे अपने जैसे हमारा मूवमेंट था, जिस मूवमेंट पे हमने करना था, हम उस मूवमेंट पे चल दिए। और मैं शक रावत हुआ, फॉरेस्ट गार्ड रावत और चाचा श्याम सिंह। और हम रात को सर्च करने के 9 बजे बाद जब वापस आ रहे थे तो हमें एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने बोला अरे फायर हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद फिर दूसरी फायर की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने बोला चलो आज तो जो पंवार बंदरोगा है जो लगे हुए हैं और उन्होंने शायद गुलदार को फायर कर दिया है और गुलदार को मार दिया है। तो दोस्तों जब ये बंदरोगा और वो ध्यान सिंह नीचे को उस सर्प गांव के लिए जा रहे थे तो उनके पास एक फौजी भी उनको वहाँ पे जो छुट्टी आए हुए थे वो मिल गए थे। और उस समय उस फौजी ने नई बंदूक लाई थी तो वो भी उनके साथ हो गए। और उसके बाद वो बकरी वालों के यहाँ गए तो वहाँ पता चला उनको कि यहाँ पे एक कुत्ता जो है वो कल रात गुलदार ने उठा रखा है। और उन्होंने थोड़ा मेहनत की, ढूंढे तो उसकी बॉडी, कुत्ते की बॉडी उनको मिल गई जो एक नहर पे उस गुलदार ने छुपा रखी थी। और वो उससे बॉडी से कम 50-60 गज पे वो लोग बैठ गए। और बैठ गए तो उसके बाद गुलदार अपने समय पे गुलदार आया, परंतु गुलदार ने उनको बैठे हुए देख दिया क्योंकि वो तीन आदमी वो थे, 2 आदमी वो जो खोजने वाले थे वो भी उनके साथ बैठ गए, यानी वो 5 आदमी उस कुत्ते की बॉडी पे बैठ गए वहाँ पे। तो गुलदार निकला तो गुलदार उनसे 200 मीटर दूर बैठ गया। 200 मीटर दूर से वो देखता रहा उनको। फिर जब उन्होंने लाइट मारी तो उनको 200 मीटर दूर उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। तो जबकि पंवार के पास राइफल थी परंतु उन्होंने उस पर फायर नहीं किया। और बाद में वो गुलदार थोड़ा नीचे निकला तो जब वो 100-150 गज दूर था तो एक फायर उस पर फौजी ने की और एक फायर उस ध्यान सिंह ने की। तो मैंने पंवार को उस दिन पूछा था कि तुमने उस गुलदार को जब 200 मीटर दूर था तुमने फायर क्यों नहीं किया? तो वो ये बताने लगे कि मेरे को पता नहीं कि राइफल इतनी दूर मार सकती है। तो ये तो नौसिखिए थे सारे। उसके बाद उस गुलदार को वो जब 2 फायर उस पर और कर दिए तो उसके बाद एक जो सर्प गांव के सामने एक टीला था जिसमें यहाँ से चढ़ने के बाद कहीं से उतरा नहीं जा सकता था, तो वो गुलदार वहाँ से ऊपर चढ़ गया और वो लाइट मार के उसकी आंखें चमक रही थी उस पर। तो उन्होंने देखा कि इसकी आंखें चमक रही है और हम खाना खाने को बिल्कुल तैयार थे। तब तक जो है फॉरेस्ट गार्ड के फ़ोन पे फ़ोन आता है कि यहाँ पे गुलदार पे हमने 2 फायर किया है और आप यहाँ पे उसकी आंखें चमक रही है और रावत को बोलो कि आप तुरंत यहाँ पहुँचे। दोस्तों हमने खाना छोड़ा और उसके बाद हम तुरंत उठे और जल्दीबाजी में हम गाड़ी की चाबी ले जाना भूल गए और इसलिए हम लोग वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चले रात के। तो लगभग तो जब हम रात को 11:30 बजे सर्प गाँव पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रखी थी। तो वो लोग कह रहे थे कि हाँ गुलदार इसके इस जो टीला है इस टीला पे चढ़ा हुआ है। और उसके बाद जब हमने बड़ी लाइट अपने सर्च लाइट से उस टीले पे लाइट मारी तो हमें कोई आंखें नहीं दिखाई दी। उसकी दूसरी ओर चल के 500 मीटर दूसरी ओर चलने के बाद पहाड़ी की दूसरी ओर से भी हमने लाइट मारी तो हमें कोई गुलदार की आंखें उस पर नहीं दिखाई दी। फिर उसके बाद हम लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, तो कह रहे कि इस पे गुलदार इस पे चढ़ा था और उस फौजी ने जो तीसरा फायर किया था वो उन आँखों पे जो आंखें दिख रही थी उस पर भी तीसरा फायर इन्होंने कर दिया था। उसके बाद यदि गुलदार होगा तो वो उसमें जो चट्टानें थी वो चट्टानों के अंदर घुस गया होगा। और उसके बाद 2:30 बजे यहाँ पे बारिश शुरू हो गई और हम लोग भूखे थे और फटाफट हम लोग गाँव पे आए और एक कमरे में बैठे रहे और रात खुलने का हमने इंतज़ार किया। और जब रात खुली और उसके बाद हम लोग अपने कैंप वापस आ गए। और कैंप वापस आने के बाद हम
उस जो एक चौकीदार था वन विभाग का, उसको ये बता गए थे कि जो कुत्ता है वह आप उस कुत्ते की रिपोर्ट हम कर देंगे कि ये कुत्ते पे गुलदार लौटा या नहीं लौटा। तो दोस्तों वहाँ पे जो दरोगा पवार थे उसके लिए सारे लोगों ने बहुत भरा बुरा कहा, और वो ये चाह रहा था कि मैं और ध्यान सिंह जो स्थानीय शिकारी है, क्योंकि अपनी तो उसकी हिम्मत उतनी थी नहीं, परंतु उसके कंधे पे बंदूक रखकर वो गुलदार को मारना चाहता था, शायद विभाग को बताना चाहता था कि मैं शिकारी हूँ। परंतु हमारे पे इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि चाहे गुलदार कोई भी मारे तो कम से कम गुलदार मर जाना चाहिए। तो हमें उस चौकीदार द्वारा मैसेज किया गया कि वो जो गुलदार है वो कुत्ते के शव पे नहीं लौटा, और मैं हुआ और चाचा श्याम सिंह जल्दी दिन में खाना खाने के बाद हम 3 बजे ही वहाँ पहुँच गए। उसके बाद उससे लगभग 100 गज पे हमने पत्तियों के छुपाव से और जो टहनियाँ काट कर एक छुपाव बनाया। उस कुत्ते की बॉडी को हमने वहाँ से हटाया, क्योंकि वहाँ पे जो थी जहाँ से हम वो देख रहे थे, जहाँ पे हमने बैठने के लिए बनाया था, वहाँ से कुत्ते की बॉडी नहीं दिख रही थी। और उसको थोड़ा किनारे करने के बाद हमने उसको तार से बांध दिया, उस पर घंटी बांध दी और हम लोग उसके अंदर बैठ गए। हमें विश्वास था यदि गुलदार यहाँ इस प्लेस को उसने छोड़ा नहीं होगा तो इस कुत्ते की बॉडी पे ज़रूर लौटेगा। परंतु रात 9-10 बजे तक वहाँ पे बैठे रहे तो गुलदार उस बॉडी पे नहीं लौटा। अब हम समझ गए थे कि गुलदार पे 3 फायर ये हुए और 3 फायर संजय कुंवर ने किए, 6 फायर हो चुके हैं और वो गुलदार अभी इस एरिया को छोड़ के निकल गया होगा। और 3 तारीख की बात थी और 4 तारीख लगभग 8 बजे हमें एसटीओ द्वारा कॉल किया जाता है कि दिन में एक जो गांव नीचे है उस गांव पे एक लड़की पे गुलदार झपटा है और उस पर जो है उसको घायल किया है। आप तुरंत वहां पहुंचे। हमने अपना सामान समेटा और वो गांव जो था धरासू की ओर था और वो बिल्कुल रोड के नीचे था। हम लोग फटाफट वहां पहुंचे तो वो लड़की उस समय हॉस्पिटल उसको भेज दिया गया था। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने उसकी माँ और उनसे पूछा कि ये लड़की कहाँ पे थी और कहाँ इसको घायल हुई है, कहाँ इस पे गुलदार चिपटा है। तो उन्होंने बताया कि ये लड़की इस पेड़ पर जो थी वो हरे पत्ते चारे के लिए काट रही थी, और जब उसने नीचे देखा तो उसने एक कोई लाल लाल चीज़ इसके नीचे देखी और उसको देखने के बाद ये घबरा गई और उसने पेड़ से छलांग मार दी। पेड़ से छलांग मारने से वो जब नीचे गिरी तो वहाँ उस पर चोट लग गई और इस पर गुलदार ने कोई अटैक नहीं किया है। तो हमने चलो शुक्र किया कि कम से कम वो लड़की जो है वो गुलदार ने उसको अटैक नहीं किया। और उसके बाद हम लोग दोस्तों वापस धरासू लौट गए और ये परमिट का लास्ट डे था और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग गैरसैंण के लिए मूव कर गए। दोस्तों इस बीच जो था ये गुलदार का क्रम था ये बिल्कुल अब शांत चल रहा था और बहुत टाइम हो गया था, और क्योंकि परमिट 1 महीने का होता है और यदि कोई घटनाएं फिर दोबारा होगी तभी इसको रिन्यूअल किया जा सकता है, इसलिए हम लोग गैरसैंण आ गए। दोस्तों अब इसके नीचे वाले पोर्शन पे जो जोगत बड़ा गांव है, जोगत के नीचे कुमराड़ा है, छोटी मंडी है, बड़ी मंडी, ये गांव जो है वो बिल्कुल रोड पर है और रोड के बाद उनकी जो खेती है वो बिल्कुल टिहरी डैम पे जो डैम है उस डैम तक नीचे पहुंच जाती है। यानी पहले 7,500 फुट पे ये गुलदार सक्रिय था, अब ये बिल्कुल डैम के किनारे आ चुका था, यानी वो अब आ चुका था 1000 मीटर के लगभग पे। और ये 17 जून की बात है, वो बड़ी मंडी पे औरतें जो थी वो बीन्स जो है बीन्स की फलियों को निकाल रही थी और बहुत सारी औरतें जो शाम को खेतों में थी। और उनके साथ दोस्तों बबली देवी का जो खेत था वो सबसे ऊपर था और वो अपने खेत में जो फलियों को निकाल रही थी। शाम होने वाली थी, यानी लगभग 5:30 बज चुके थे, तभी एक साथ बबली देवी जोर से चिल्लाई और सारी औरतें खड़ी हुई। तो उन्होंने देखा ये क्यों चिल्लाई, जब उन्होंने देखा कि बबली देवी पे एक गुलदार जो है बबली देवी पे चिपटा हुआ है तो सारी औरतें जोर से हल्ला करने लगे और उस ओर वो भागी। और तो गुलदार ने देखा कि सारे औरतें उसकी ओर आ रही हैं और वो बबली देवी को छोड़ के भाग गया। और तुरंत उसी समय 108 को कॉल किया गया और 108 एम्बुलेंस जो है वो बबली देवी को लेके जो है चिकित्सालय में उसने उसको भर्ती कर दिया। गुलदार ने उसको घायल तो ज़्यादा किया था परंतु खतरे से बाहर थी और बच गई थी।
दोस्तों 18 तारीख को वो बड़ी मंडी से कुमराड़ा की ओर जो है एक छोटा गांव है, वहाँ पे एक विधवा थी जो छोटी देवी के उनका नाम था। वो मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। शाम को मजदूरी करने के बाद वो महिला वापस घर लौट रही थी और घर लौट उसके साथ एक और महिला भी थी। और जब वो रोड से नीचे को उनका जो घर था वो रोड के नीचे को था, तो वो जिस अपने कच्चे मार्ग पे जब जाने लगी तो उसने देखा खेतों में उस समय रामदाना यानी चौलाई की छोटी छोटी पत्तियां होती है और उससे सब्जी बनती है। तो उसने थोड़ा चौलाई की जो है पत्तियां निकालनी शुरू की खेत में और रात के सब्जी के लिए। और जब तक वो पत्तियां निकालती थी थोड़ा अंधेरा हो चुका था, तो तब तक उन्होंने देखा कि जो छोटी देवी पे एक गुलदार ने तुरंत हमला कर दिया। और छोटी देवी पे जब हमला हुआ तो उसकी जो साथी औरत उसके साथ थी, उसने बड़ी हिम्मत का साथ दिया और उसने जो उससे चौलाई के पत्ते थे, वो चौलाई के पत्ते उसने जो गड्ढा उसने बनाया था वो गड्ढा उसने सीधे गुलदार पे फेंक दिया। और जो गुलदार पे जब वो गड्ढा गिरा तो वो पत्तियाँ क्या हुई, पूरे खूब वो थी वो फैल गई। और उसने खेत में जो मिट्टी थी उस मिट्टी को भी उसने जोर जोर से उस गुलदार की ओर फेंका और उससे गुलदार एकदम घबरा गया और वो छोटी देवी को छोड़ के उस जो सूखा नाला था उस नाले में निकल गया। और तुरंत 108 को वहाँ भी कॉल किया गया और तुरंत छोटी देवी को चिकित्सालय चिनाली शॉट पहुँचाया गया और वो भी खतरे से बाहर थी और वो भी बच गई थी। लगातार 2 दिन में 2 घटनाएं हो चुकी थी, यानी जो गुलदार था एक बार फिर दोबारा सक्रिय हो चुका। दोस्तों जब छोटी देवी को घायल करने के बाद वन विभाग की एक टीम जो है वो छोटी मंडी पे ही रह रही थी और वो रात को गश्त कर रहे थे। तो गश्त करने पर उन्होंने जहाँ पे छोटी देवी पे हमला किया था उससे 200 गज दूर उनको रोड पे गुलदार दिख गया। तो वन दरोगा पंवार उस समय थे, उनके हाथ पे राइफल थी, बाकी और लोग थे। तो सबने कहा कि राउत पंवार फायर करो गुलदार ये है। तो जो वन दरोगा पंवार जी थे, पंवार जी द्वारा उस पर फायर नहीं किया गया और दूसरे दिन तुरंत एसडीओ ने वन दरोगा पंवार को इस कार्य से हटा दिया गया और उनको वापस अपने वन बीट में भेज दिया गया। उसके बाद दोस्तों हमसे संपर्क किया गया और 19 तारीख 5 बजे शाम को मैं धरासू पहुंच गया। और उसके बाद अब जो क्षेत्र था वो धरासू से केवल 15-16 किलोमीटर दूर बचा हुआ था। रहने का कैंप था वो धरासू किया और खुली गाड़ी में हम लोग अब छोटी मंडी बड़ी मंडी तक पूरा सर्च करते, रात को वहीं जूनियर हाई स्कूल के बरामदे में आराम करते और फिर सुबह वाली सर्च करके और उसके रास्तों को चेक करने के बाद हम लोग वापस लौट रहे थे। तो डेली हमारा ये रोटेशन चल रहा था, परंतु हमें गुलदार का कोई भी निशान, कोई भी पग चिन्ह, कोई भी आंखें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। अब मैं ये समझ चुका था कि ये गुलदार जो है ये समझ चुका है कि क्योंकि इस पर सर्च लाइट में 6 फायरें हो चुकी है, लाइट जला के इस पर 6 फायर हो चुकी है, यानी ये हमारी लाइट को देखने के बाद इस एरिया को छोड़ दे रहा है या अपना मूवमेंट बंद कर दे रहा है। इसलिए क्योंकि ये समझ जा रहा है कि ये लाइट वाले फिर आ गए हैं और ये मेरे पे फायर करेंगे या हमसे वो डर गया था, इसलिए वो अपना मूवमेंट बंद कर दे रहा था। 19 तारीख से लेकर 25 तारीख तक हमें इसका कोई मूवमेंट नहीं हुआ और जिस टाइम तक हम वहाँ थे इसने पूरी घटनाएं बंद कर दी, बिल्कुल कोई घटना नहीं की। 26 तारीख को मुझे देहरादून में डॉक्टर शिवानंद स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाना था, इसलिए मैं 26 तारीख सुबह देहरादून के लिए निकल पड़ा। अब मुझे डर था कि 26 तारीख शाम को ये हमारी लाइट नहीं देखेगा, 27 को ये हमारी लाइट नहीं देखेगा, तो क्या पता ये फिर दोबारा सक्रिय हो जाएगा। और 26 तारीख को उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया और 27 तारीख शाम को मैं फिर धरासू वापस लौट आया। धरासू हम पहुँचे तो आज हमारा विचार था ऐसा करते हैं कि अभी हम लोग पहुँच रहे हैं और बारिश भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, क्यों ना ऐसा करें कि खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तब फिर उस एरिया को सर्च करने निकल जाएंगे।
तभी दोस्तों 7:30 बजे का टाइम था। ठीक 7:30 बजे एक कॉल आता है कि इस गुलदार द्वारा कुम्भराड़ा पे एक जो महिला थी उस महिला को मार दिया गया है। तो तुरंत हम लोग उठे और तुरंत जो हमारी गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि हम तो बिल्कुल रेडी थे कि खाने का इंतज़ार कर रहे थे, खाना बन रहा था, इसलिए हम लोग सीधे वहाँ के लिए मूव कर गए। यानी हम 15 या 20 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उस समय वहाँ बहुत सारे गुत्थम गुत्था हो रही थी, बहुत सारे लोग गाँव के एकत्र हो चुके थे। तो हमने दोस्तों ये कुम्भराड़ा के अपने घर से गुड्डी देवी अपनी बहू के साथ 300 मीटर दूर वहीं पे घास काट रही थी। घास काटने के बाद लगभग हल्का अंधेरा तो नहीं हुआ था, पर अंधेरा होने वाला था और दोनों जो बहू और सास अपना घास पूरा अपनी कंडियों में भर चुके थे। अब वो घर को आने को तैयार थे। तभी जो उनकी सास थी गुड्डी देवी एक तो वहाँ पे एक नाला था, सूखा नाला, और बाकी वो उसके नाले के बगल पे वो लोग घास काट रहे थे। अब वो घर को आने को तैयार थे तो वो लघु शंका के लिए उस नाले में चले गई। और उस नाले में जब वो गई तो तुरंत उस पर गुलदार ने वहाँ पे हमला कर दिया। शायद गुलदार पहले से उस नाले में बैठा रहा, वो उनका वेट करता रहा, क्योंकि वो 2 महिलाएं एक साथ थी, इसलिए वो अटैक उसने तब नहीं किया। उसने देखा कि गुड्डी देवी इसी नाले में आ गई है तो वो तुरंत उसने अटैक कर दिया। और गुड्डी देवी पे अटैक होते ही उसकी बहू जोर जोर से चिल्लाई और उसने गांव वालों को बताया कि मेरी सास को बाघ ले गया है। और बाघ ले जाने के बाद ये चिल्लाने के जोर जोर आवाज़ लगाने के बाद वो भी वहीं पे बेहोश हो गई। और वो गुलदार को समय मिल गया उसके बेहोशी में, जब तक लोग आते तब तक वो उस बॉडी को थोड़ा और नीचे नाले में वो खींच के ले गया। तो तुरंत वहाँ पे गांव वाले पहुँच गए। उसके बाद गुलदार जो है वहाँ से भाग गई। और मैं भी 15 मिनट में जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारा हो हल्ला हो रहा है। तो मैंने उनसे बोला, यार आप हमें ऐसा करो कि एक शब्बल और एक रस्सा दे दो। और तुरंत तो लोग हमें ये बोलने के कि आप क्या शब्बल और रस्सा वहाँ से नहीं ला सकते थे। बाद में लोगों ने बोला, यार ये तो शिकारी है, कहाँ से लाएंगे। वो हमें भी फॉरेस्ट वाले समझ रहे थे। और फिर उसके बाद थोड़ा शांति के बाद मैं जब ऊपर गया तो मैंने देखा वास्तव में उसने जो बॉडी है वो सूखे नाले में डाल रखी है। मैंने थोड़ा बॉडी को ऊपर खींचा और वहाँ पे सब्बल ठोका। सब्बल ठोकने के बाद तार से उस बॉडी को उस सब्बलों पे हमने कस के बांध दिया। और उसके बाद उससे थोड़ा 50 मीटर दूर पे, क्योंकि वो घास का मैदान था, ज़्यादा वहाँ पे झाड़ियाँ थी नहीं, और हमने कटीली झाड़ियाँ काट कर अपने लिए एक छुपाव बनाया। और मैंने गांव वालों को बोला कि आप लोग तुरंत चले जाइए और हम इसके अंदर बैठ जाते हैं। इस गुलदार को आने का होगा तो ये लगभग 9 बजे से पहले इस पर पहुँच जाएगा। परंतु आप लोग ठीक ऐसा करना, यदि 12 बजे तक गुलदार पे फायर नहीं होता है तो आप लोग 12 बजे ऊपर आ जाए और उसके बाद आप लोग इस बॉडी की रेखी करेंगे। और मैं देखूंगा कि गुलदार फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि नए शिकार के लिए गांव पे घूम रहा है। और उसके बाद वो लोग, उन्होंने कहा ठीक है सर, हम ठीक 12 बजे आ जाएंगे। और मैं वहाँ बैठ गया। दोस्तों मैंने देखा कि लगभग 12 बजे तक गुलदार नहीं लौटा। और उसके बाद जो उनके वहाँ पटवारी प्रशासन वाले लोग आए थे तो लोगों ने बोला होगा कि 12 बजे, यार उनको बोला था कि हम 12 बजे बज गए हैं, हम उनको लेने चलते हैं वहाँ पे, वहाँ चले जाएंगे, हम बॉडी की रेखी करेंगे और वो लोग सर्च के लिए नीचे आ जाएंगे। परंतु मैंने उनको फ़ोन किया कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि पटवारी जी ने कहा कि उनको बैठे रहने दो। तो मैंने बोला ठीक है। तो दोस्तों वो प्रशासन वाले पटवारी जी हुए और तहसीलदार हुए, लगभग 12:30 बजे ये लोग कुम्भराड़ा से वापस धरासू जा रहे थे। जब धरासू जा रहे थे जहाँ पे इसने किल किया था वही रोड पर इनको गुलदार रोड पे बैठा हुआ मिल गया। अब इन्होंने गाड़ी रोक दी, गुलदार तो वहीं पे बैठा हुआ था। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, राउत यहाँ पे गुलदार बैठा है, आप तुरंत आ जाओ नीचे। मैंने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ। यदि मैं नीचे आ जाऊँ और गुलदार ऊपर आ जाए, वो बॉडी को उठा के ले जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। जब मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप 12 बजे आदमियों को यहाँ भेज देना, वो बॉडी की रेखी कर लेंगे और उसके बाद मैं नीचे देखूंगा। तो अभी मेरे को गुलदार मिल गया था, तो जैसे आपको दिखाई दिया वैसे गुलदार मेरे को दिख जाता, तो अभी शूट हो जाना था गुलदार। परंतु आप लोगों ने तो बहुत चालाकी दिखा दी कि इनको बैठे रहने दो ऊपर, तो रहने दो आप। उसके बाद थोड़ा देर बाद उनका फ़ोन आया कि रावत ये गुलदार जो है जहां आप है उसकी ओर ऊपर आ गया है। तो अब हमें एक आशा बन गई थी कि शायद गुलदार अब बॉडी पे लौटेगा। दोस्तों लगभग सुबह 4 बज गए परंतु गुलदार बॉडी पे नहीं आया। हमने देखा कि जो जिस छुपाव में हम बैठे थे वो छुपाव भी बहुत बढ़िया नहीं बना था
और मैंने चाचा को कहा था, श्याम सिंह चाचा को, चाचा आप पीछे की ओर ध्यान देना, कहीं ये गुलदार पीछे से हम पे अटैक न कर ले। और डर भी लग रहा था क्योंकि न तो पेड़ की मचान थी, ज़मीन की मचान थी, और वो भी बढ़िया छुपाव नहीं थी, इसलिए गुलदार ने हमको शायद उसके अंदर देख लिया था। अंदर तो क्या था, ज़्यादा तेज, ज़्यादा छुपाव नहीं बना पाए थे, तो उस गुलदार ने हमको देख लिया था और वो नहीं आया। 4 बजे मैंने गांव वालों को फ़ोन किया कि यार आप लोग ऊपर आ जाओ, और मैं 4 बजे इसको सर्च करता हूँ कि ये गुलदार है कहाँ, और उसके बाद तुरंत मैं ऊपर आऊँगा और आप लोग फिर अपने गांव नीचे आ जाएंगे। इससे गुलदार समझेगा कि जो लोग रात को वहाँ बैठे थे ये वापस रिलीज हो गए हैं, और क्या पता वो झटके से फिर बॉडी पे आ सकता है। तो 4 बजे 7-8 लोग जो है ऊपर आए, और वो हमने उनको उस बॉडी के उधर बिठा दिया, और उसके बाद में सर्चिंग के लिए नीचे 300 मीटर नीचे रोड पे पहुंचा। ओपन गाड़ी से जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा कि जहां उस महिला की बॉडी है उसके ठीक ऊपर 600 मीटर ऊपर वो गुलदार जो है एक चट्टान पे बैठा हुआ है ऊपर, और वहीं से वो सब चीज़ देख रहा था। तो उसके बाद मैंने सोचा ये अब ये देख रहा होगा कि ये कब इस बॉडी को छोड़े और मैं यहाँ पहुँचूँ। तो मैंने तुरंत सर्चिंग बंद किया, और मैं और चाचा श्याम सिंह फटाफट फिर उस बॉडी के बगल पे जहाँ हम बैठे थे हम वहाँ बैठे, और हमने गांव वालों को कहा कि आप लोग फटाफट निकलो, और इससे गुलदार ऊपर से देख रहा है, वो देखेगा कि ये लोग वापस चले गए हैं तो क्या पता ये तुरंत वहाँ पहुँच जाए। तो दोस्तों उसके बाद वो लोग वापस आ गए और हम बैठे, तो लगभग 6 बजे तक गुलदार आया ही नहीं। और उसके बाद दोस्तों इतनी मोटी बारिश स्टार्ट हो गई, क्योंकि उस दिन उस सारे एरिया पे बादल फट गया था, और बारिश में हम बॉडी को छोड़ भी नहीं पाते थे और नीचे आ भी नहीं सकते थे, और हम उन लोगों को फ़ोन करके बुला रहे थे कि आ जाओ यार तुम बॉडी को देखो, और हम लोग तो निकलते हैं, क्योंकि हम लोग तो पूरे भीग चुके थे, हमारे पास कोई साधन था ही नहीं इस प्रकार का। तो कोई नहीं आया, 8 बजे तक कोई भी आदमी ऊपर नहीं आया था। 2 घंटे हम लोग पूरे बारिश में, इतनी मोटी बारिश में पूरे भीगते रहे। अब राइफल के अंदर भी पूरा पानी घुस गया था, हमारे मोबाइलों के अंदर पानी घुस गया था, सर्च लाइट में पानी घुस गया था, बाकी हमारे पास अब कुछ नहीं था। 8 बजे वो लोग 2 आदमी ऊपर आए तो हमने उनको, तो उसके बाद 8 बजे हम लोग जब नीचे गाड़ी पे पहुँचे तो उसके बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर कह रहा था यार रात आपने खाना नहीं खाया, खाना हमने ला रखे थे रात को। मैंने बोला चलो यार खाना खाना अब देख लेंगे, तो धरासू चलते हैं, और हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की। तो बारिश बहुत तेज़ी से, क्योंकि पूरे एरिया पे बादल फट चुका था, और ठीक धरासू के ठीक सामने एक जो ऊपर हल्का सा रोड पे जो नाला जैसे चट्टान से नाला जैसे गिर रहा था, तो वहाँ पर सिर्फ गाड़ी वाले ने जो ऊपर को देखा तो उसने देखा कि बहुत सारे पत्थर और बहुत एक प्रकार से मलबा नीचे आ रहा है, और उसके बाद वो मलबा हवा में रोड पे आ रहा था। तो उसने गाड़ी इतनी तेज भगाई कि हम बिल्कुल समझ ही नहीं पाए कि एकदम क्या हुआ। मैंने तो आंखें बंद हो चुकी थी, और जब वो जहाँ पे वो मलबा गिरा, यानी हम उससे 5 मीटर आगे निकले और हमारे पीछे से सारा मलबा रोड पे आ गया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े बोल्डर थे। मैंने जब पीछे को देखा तो मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आपने आज हमको बचा दिया है। और जो गाड़ी वाला था वो ये सोच रहा था कि आगे मैं फटाफट बंद होने से पहले धरासू पहुंच जाऊं। उसे क्या मालूम था कि आगे और बड़े बोल्डर जो है वो रोड पे आ चुके थे, और गाड़ी अब कहीं नहीं जा सकती थी। गाड़ी को वहीं पे खड़े करने के बाद हम लोग वहाँ से पैदल ही धरासू के लिए चल दिए। घुटनों से ऊपर पानी आ चुका था, और धरासू पहुँचते पहुँचते तो पूरा सारे जगह जो है पानी पानी हो चुका था। यानी जो धरासू के बगल पे चिन्याली शॉर्ट का जो नाला है, जिससे कुछ नाले का नाम बताते हैं, वो पूरा उस पर बादल फटने से पूरी रोड जो है वो बंद हो चुकी थी। और उसके बाद हम वहाँ पहुँचे, हमने कपड़े उतारे, और उन्होंने नाश्ता बना रखा था, क्योंकि मोबाइल पे हमारा सारा पानी घुस चुका था, और हथियारों को हमने थोड़ा कपड़े वपड़े मारे, और उसके बाद हमने नाश्ता करने के बाद हम लोग सो गए। मैंने रात को जॉय को ही फ़ोन कर दिया था, मेरा जो दोस्त थे जॉय साहब, और जॉय साहब यहाँ पे एक औरत को और गुलदार ने मार दिया है, आप लोग भी उत्तरकाशी पहुँचे और हमारी हेल्प करें। क्योंकि जब कोई घटना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और या एक से भले 2, क्योंकि वहाँ पे मैंने और जॉय ने संयुक्त रूप में बहुत ज़्यादा गुलदारों को मारा है, इसलिए मैंने जॉय को भी बुला दिया था। और लगभग 3 बजे जॉय भवान सिंह के साथ वो भी वहाँ
पहुंच चुके थे। बड़ी मुश्किल से वो भी उस समय जो सारे रोडें थी वो ब्लॉक थी और उसके बाद भी वो धरासू पहुंच गए थे। 4 बजे हमारा कुम्हराड़ा जाने का प्रोग्राम था आज, और उस समय वहाँ पे एसडीओ वन क्षेत्राधिकारी और प्रशासन जो था वो कुम्हराड़ा पैदल कुम्हराड़ा जब पहुँचा तो वहाँ पे उनका बहुत विरोध हुआ और लोगों ने, घटनाएं लगातार हो रही थी और गुलदार मारा नहीं जा रहा था, तो इसलिए वो लोग बहुत गुस्से में थे लोग। और 4 बजे हम लोग वहाँ से चले तो लगभग 7-8 किलोमीटर हमको गाड़ी ने पहुँचाया वहाँ से। उसके बाद हम 2-3 किलोमीटर हम पैदल चले। फिर उसके बाद जो वन विभाग की एक गाड़ी उस जहाँ ब्लॉक हुआ था पूरा नाला, उस नाले के पली तरफ थी, तो उन्होंने हमें वहाँ से वो गाड़ी हमको लेने के लिए भेज दी। और तभी वहाँ से फ़ोन आता है कि कुम्हराड़ा से पीछे लगभग 1 किलोमीटर पीछे गुलदार दिख रहा है, और हम लोग फटाफट वहाँ के लिए मूव कर गए। और वहाँ पे हमने गाड़ी रोकी तो जो सतेंद्र नाम का जो लड़का था जिसको जो फ़ोन कर रहा था कि उसको गुलदार दिखा है, वो हमको वहाँ पे मिल गया। तो हमने उससे पूछा कि कहाँ पे गुलदार कहाँ देखा है, तो उसने बताया कि मैंने यहाँ पर से देखा, गुलदार यहाँ से ऊपर गया है। और क्योंकि बारिश थी दोस्तों, बारिश के कारण मिट्टी पूरी गीली थी, तो रोड पे जो हमने ऊपर को देखा रोड के ऊपर, तब तक वास्तव में वहाँ पे नर गुलदार के बहुत बड़े पंजे थे। यानी ये गुलदार लगभग 10 या 12 साल के लगभग का इसका पंजा था और मेल गुलदार था। तो मैंने जॉय को बोला, जॉय ये तो वास्तव में पंजा है, तो यहीं पे है गुलदार। तो क्योंकि वो गुलदार उससे केवल 10 मिनट पहले उसके द्वारा देखा गया था। और तुरंत जॉय साहब और हम लोग इधर से मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे कि कहाँ पे ये हमको दिखेगा। तभी एक गाड़ी वाला जो नीचे जा रहा था उसने आवाज़ लगाया कि गुरुजी गुलदार जो है वो रोड के नीचे चले गया है। हम ऊपर निकले, वो पहले तरफ से नीचे निकल गया। तो हम लोग फटाफट, मैं नीचे को आया और मेरे आगे जो जॉय के साथ जो भगवान सिंह है जो वो बहुत तेज़ी से दौड़ते दौड़ते वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था, तो मैं भी फटाफट उसके पीछे वहाँ पे गया। तो हमने देखा कि आगे को पूरी झाड़ी है, झाड़ी के बीच एक रास्ता है और रास्ते पे ये रोड जा रही है। रोड के नीचे इसका जैसा एक गड्ढा बना हुआ है, वो गुलदार उस गड्ढे में बैठा हुआ था। और भगवान सिंह जो गया तो भगवान सिंह ठीक उस गड्ढे से 5 मीटर वहाँ पे जो पहुँचा, तो गुलदार ने देखा कि ये आदमी बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गया है। तो गुलदार एक दहाड़ के साथ जो है गुलदार ऊपर उस पर छलांग, उसने भगवान सिंह पे छलांग लगा दी। जब उसने भगवान सिंह पे छलांग लगाई तो जो गुलदार ने उसके पीछे मेरे को देखा, तो गुलदार हवाई में टर्न कर गया और भगवान सिंह पे छलांग न लगाने की वजह में वो अब दूसरी ओर उसने छलांग मार दी। और छलांग मारते ही जो गुलदार नीचे गया, तो उसके बाद उसने देखा कि ये तो एक की जगह में 2 आदमी हैं, तो वो तेजी से उस जो बटिया बनी हुई थी उस झाड़ी के अंदर, उस बटिया पे वो दौड़ने लगा। तो मेरी राइफल लोड थी और मैंने ठीक उसके पीछे एम किया और उसके पीछे से ठीक जो मेरी प्लस उसके बैक पोर्शन पे लगा, क्योंकि वो यूँ भाग रहा था तो मेरे उसका बैक पोर्शन दिख रहा था। तो मैंने तुरंत फायर कर दिया। फायर उसके पीछे से गोली लगी और यहाँ से बाहर निकल गई और गुलदार धाड़ से एकदम जमीन में गिर गया। तो जॉय वकील पीछे से देख रहे थे, उन्होंने कहा गुड शॉट रावत, गुड शॉट। तो मैंने देखा कि गुलदार तो शायद इतने झटके से जब गिरा हुआ है तो ये मर ही गया है, परंतु गुलदार एक झटके से फिर दोबारा खड़ा हो गया और उसके बाद 2 जंप मारने के बाद वहाँ पे एक तार की जो बाड़ थी, उस तार की बाड़ पे उलझ के वो नीचे को गिर गया। तो भगवान सिंह दौड़ते हुए वहाँ गया और उसने देखा कि वास्तव में गुलदार जो है मरा हुआ नीचे अटका हुआ। दोस्तों उसके बाद भगवान सिंह ने देखा कि वहाँ पे गुलदार गिरा हुआ है, तो और वो भगवान सिंह और ये लोग उसको खींच के इधर ले आए। तो मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मैं देख रहा था कि वास्तव में गुलदार खूब बहुत बड़ा है। और तब तक मैंने देखा कि 2 लड़कियां जो है वो आई और मेरे पे एकदम चिपट गई और चिपट के वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। तो मैं समझा नहीं ये क्या हो गया, ये लड़कियां मेरे पे चिपट के रो क्यों रही हैं। तो तब मैंने पूछा क्या हुआ है, तब मेरे को पता चला कि ये 2 लड़कियां वहाँ पे भैंस चरा रही थी और भैंस चराते समय
ऐसा हो रहा था कि ये गुलदार इन लड़कियों को मारने के लिए कभी रोड के ऊपर कभी रोड के नीचे चले जाता, परंतु इन लड़कियों ने अभी तक गुलदार को देखा नहीं था। जब भी गुलदार इन पे घात लगाता तो भैंस बीच में आ जा रही थी, इसलिए गुलदार इन पे अटैक नहीं कर पा रहा था। यानी अब थोड़ा थोड़ा शाम के इंतज़ार में भी गुलदार था, और इसलिए वो कभी रोड के नीचे चले जाता कभी रोड के ऊपर चले जाता, और बड़ी मुश्किल से जो है वो इस टाइम को काट के मतलब इन लड़कियों को शिकार बनाना चाह रहा था। तो जब लड़कियों ने देखा कि जहाँ पे हम थे यहीं पे इन्होंने गुलदार मार दिया, और तब उनको पता चला कि आज यदि ये लोग नहीं आते तो हम 2 बहनों में से एक बहन की मौत निश्चित थी, और उसमें एक 16 साल की थी और एक 14 साल की। तो आप लगा लो दोस्तों, ऊपर वाले ने उन 2 लड़कियों की रक्षा के लिए तुरंत हमको वहाँ पे भेज दिया, और गुलदार मारने की जो खबर थी वो सारे एरिया में उसी समय फैल गई। उसके बाद हम गुलदार को लेके कुमराड़ा गए, और कुमराड़ा वालों ने तब फिर फूल मालाओं से हमारा स्वागत किया। जो दहशत 2 दिन से पड़ी हुई थी, और जो बॉडी थी उस बॉडी का भी अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, क्योंकि शायद उनका बेटा आने वाला था। और उसके बाद दोस्तों हम उस गुलदार को लेके वहाँ धरासू के लिए चल दिए गाड़ियों में बदल बदल के, क्योंकि सारे रोडें बंद थी। तो बदल बदल के हम लोग वापस रात लगभग 9 बजे के लगभग हम लोग जो है धरासू पहुँचे। दूसरे दिन डीएफओ सिंह साहब पहुँचे, और उसके बाद इस गुलदार का पोस्टमार्टम किया गया। ये गुलदार लगभग 10 साल से 11 साल के बीच का मेल गुलदार था। इसकी ऊंचाई लगभग 79 सेंटीमीटर थी, और इसका शरीर बहुत बड़ा था। और उसके बाद ये गुलदार ज़्यादा एज होने के कारण आदमखोर हुआ था। इसके जो कैनाइल थे वो फटे हुए और घिसे हुए थे। इसके नाखून जो थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, और ये 7,500 फुट की ऊंचाई से इसने किलिंग शुरू की थी। और लास्ट ये टिहरी डैम के जो किनारा है, यानी डैम के किनारे बिल्कुल नीचे नदी तक पे पहुंच चुका था। तो दोस्तों ये था मेरा अनुभव उत्तरकाशी का आदमखोर 2011। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले ऐसे अनुभव के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।